तुम मुझे तबरेज़ नहीं सिर्फ रेज़ी कहा करोगी, मुझे अच्छा लगेगा। ओके डन 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 फ्रेंड्स। उसने हथेली सामने फैलाई तो तबरेज़ ने थाम कर चूम ली। बेस्ट फ्रेंड माहीन। वो घर में दाखिल होते सबसे पहले अपने पास बताया घर के सबसे छोटे बच्चे को बुजुर्ग बुलाते हैं और माही हाजिर हो जाती है। उनकी शादी को 10 महीने होने वाले थे और माहीन पहले की काफ़ी निस्बत समझदार हो गई थी और उसमें वाज़ेह तब्दीली देखकर शानज़े दादा और बाकी सब भी मुतमईन हो गए थे। माही किधर है? काफ़ी का मग उन्हें लाते देखकर तबरेज़ हमदानी ने पूछा। तो वो तुम्हारी चची की तरफ गई है, अभी आती होगी। मैंने गुड़िया हाशिर की बेटी को भेजकर पैगाम दिया है, आकर अपने बेकरार मियाँ को अपनी मोहनी सूरत दिखा दो। वो हंसती तो तबरेज़ हमदानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। थैंक्स माँ, खुश रहो आबाद रहो। वो दुआएं देती उसके कमरे से निकल गई। कुछ देर के बाद माहिन भी आ गई मगर बूझी बूझी थी। उसके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली शराबी गायब थी। क्या हुआ मेरी जान के टोटे को? मुझे बेबी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेबी ला कर दें। 18 साल माहिन मुँह बसोड़ते हुए आकर तबरेज़ हमदानी को गोद में बैठी उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गई थी। जब जिसे सुनता वो हक तक सा रह गया था। आपको किसने कहा बेबी का? आप हो ना मेरा बेबी, हमें कोई और बेबी नहीं चाहिए। तबरेज़ हमदानी ने उसे प्यार से पिचकारा। नहीं रेज़, मुझे हमारा बेबी चाहिए। नूर मुझे अपना बेबी नहीं दे दी। वो कहती है कि उसके बेबी को रुलाती हो। ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो गंदी है। आप मुझे मेरा बेबी ला कर देंगे ना? वो सूसू करती हुई उसे सारी बात बताते उम्मीद तलब नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए तबरेज़ हमदानी को सख्त मुश्किल में डाल गई थी। देखो तुम अभी बहुत छोटी हो माही, मेरी जान तो बच्चे नहीं संभाल सकती। मैं आरिफ से बात करूँगा, वो रोज़ तुम्हें नूर का बेबी यहीं ला कर देगा और फिर नहीं डांटेगी। उसने लब उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा था, ये मत करें रेज़, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने कहा था हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की डिमांड पूरी करते हैं, आप मेरी कोई विश पूरी नहीं करती और मैं आपकी सारी। मैं कार्टून छीनकर मेरे साथ प्यार करते हैं और फिर मुझे जो नहीं खाना होता वही खिलाते हैं। मुझे जो चिप्स पसंद है उस जगह अपनी मर्जी के ला कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आज के बाद मैं आपको प्यार भी नहीं करने दूंगी। उसने न रूठे लहजे में कहा था। इतना जुल्म यार, तुम जानते हो तबरेज़ हमदानी अपनी माहिन में समाये बिना नहीं रह सकता। उसने उसे करीब करते हुए कहा था और फिर उसकी डिमांड को नज़रअंदाज करते उसने उसे बेड पर गिरा लिया और खुद उस पर झुक गया था। मगर आज वो हफाती और संजीदगी से रूठ चुकी थी, वरना जिस तरह वो उसे मोहब्बत देती तबरेज़ हमदानी को शुबा होता कि वो मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है या फिर वो वाकई इतनी मासूम थी कि उसकी डिमांड बिना समझे ही वो पूरी कर देती। वो सरशारी से झूमता रहता था और दिल ही दिल में उसके अंदर और भी डिमांड बढ़ती जाती। अभी मुझे रेज़ ने कहा था कि वो हस्बैंड है, मेरी हर बात वो मानेंगे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। और उसने किचन में पराठे बेलते हुए शानजे से कहा था। साथ में गालिब की बेबी भी थी जो हंडियाँ बना रही थी, मगर माही सलाद काटकर बर्तन रखवाने में मदद कर रही थी। शानजे और आमना उसे कम ही चूल्हे के सामने खड़े होने देती थी। एक तो वो छोटी थी और दूसरा उन्हें डर था कि वो हाथ न जला लें। खीर में हाथ डालते ही शानजे ने उसकी तरफ देखा था। हर चीज़ को पूरी करके देते थे। तबरेज़ भाई, तुम्हें नशुक्री लड़की और क्या चाहिए? मुझे बेबी चाहिए। नूर मुझे अपना बेबी नहीं देती। वो कहती है कि मैं उसे रुलाती हूँ और रेज़ कहते हैं कि मैं भी छोटी हूँ, बेबी नहीं संभाल सकती। मगर आप मुझे बताएं, आप अपने बेबी को कहाँ से लाई थी? मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी, फिर देखना रेज़ को पता चलेगा कितनी समझदार हूँ, बेबी संभाल सकती हूँ। शानजे ने और आमना ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों को हंसी के फव्वारे छूट पड़े थे। वो दोनों उसकी बात सुनकर हंस कर पागल हो रही थी। माय गुडनेस शानजे भाभी, मैं जब भी ये सोचती हूँ आप कितनी अच्छी हैं, हम मिलकर मोहब्बत से रह रहे हैं। मगर जब तबरेज़ भाई शादी करेंगे तो जाने हमारी चिट्ठानी कैसी होगी, वो अमेरिका से होगी और हम किस तरह सोच कर पागल हो रहे थे। यहाँ वक्त मॉडर्न, वो घर को तोड़ तो नहीं देगी। मगर फिर जब से माहीन हमदानी बनी तो मेरी सारी की फिक्रें ख़त्म होगी। वो दोनों की करते हुए हंसती थी। मैं भी तो यही सोचती हूँ। शानजे ने आंख दबाई। मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग मेरी अपनी बातें कर रहे हैं, मैं किसी और से पूछ लूँगी। वो पैर पटकती बाहर निकलेगी तो शानजे और आमना हंस कर फिर काम में जुट गई थी। वो उदासी से बाग में बैठी थी। जब आरिफ की गाड़ी घर अकबी हिस्से की तरफ गई थी तो वो उसे देख चुका था। वो 2 मिनट के बाद ही वो कार की चेन उंगली घुमाता हुआ बाहर निकलता और उसके बराबर सीढ़ियों में बैठ गया था, ऐसे कि कुछ फासले पर था। क्या हुआ, आजकल ये परी बहुत उदास रहने लगी है? आरिफ वो दोस्ताना मुस्कुराहट उछालते हुए कहा तो वो आंखों में नमी भर लाई थी। आरिफ सीधा होते हुए बौखला गया था। क्या हुआ माही डियर, रो क्यों रही हो? आरिफ लाला, नूर मुझे अपना बेबी नहीं दे रही और उसने मुझे डांटा है, मैं बेबी को रुलाती हूँ। मैंने रेज़ से कहा
मुझे बेबी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर शाजी आपी और आमना आपी को कहा तो वो भी मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने मम्मी से कहा तो वो कहने लगी पहले पहले खुद बड़ी हो जाओ। सबको लगता है कि मैं बच्ची हूँ, बेबी नहीं संभाल सकती। आरिफ उसकी बातें सुनकर एकदम से हैरान हो गया। मुझे बेबी चाहिए और मैं संभालूंगी। उसने आरिफ की तरफ देखकर अपनी अपनी बात कह दी। उम्मीद तलब नज़र से देखा और जो नज़र चुरा गया। आरिफ लाला, आपने नूर आपी को बेबी कहाँ से ला कर दिया था? प्लीज़ मुझे भी ला कर देना। आरिफ के तो होश ही उड़ गए थे। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था तो आरिफ ने सर से लेकर पैरों तक उसे देखा। तुम्हें बेबी चाहिए? मैं बेबी ला दूंगा। बेबी बॉडी के अंदर से आता है, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो नूर ने किया, फिर बेबी आ जाएगा। मैं करूँगी लाला, जल्दी बोलिए। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। वो उसे अपने साथ लिए बाग की पिछली तरफ ले गया था जहाँ गिराज के साथ काट कबाड़ का कमरा था और वो उसे वहाँ लेकर जा चुका था। उसने कमरा खोला तो खांसने लगी थी। यहाँ बहुत गर्मी है और हब से लाला, अब मुझे यहाँ कैसे ले गए? यहाँ बेबी कैसे मिलेगा? वो एकदम से बेचैनी से बोलने लगी थी। आरिफ ने लबों पर जुबान फेरते हुए उसके मुंह पर उबाल बांधा और फिर उसके बाजू पीछे से बांधे और फिर किसी खेल का हिस्सा समझ रही थी। मगर जब आरिफ ने उसे अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो उसे तबरेज़ की कही बात याद आई थी। तो मेरे सिवा किसी के सामने इस तरह नहीं आ सकती। वो उसके साथ उसे कोई बात याद आ गई थी और तुम्हें कोई इस तरह गहराई से नहीं छू सकता। ये सिर्फ एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं और अगर कोई इस तरह टच करे तो बैड टच होता है। तुम अगर इस वक्त अकेली हुई तो तुमने सिर्फ एक काम करना है, अपनी दाएं टांग से उसके यहाँ इस जगह पर इतनी ज़ोर से किक करना है कि वो कहीं गिर कर मर जाए। इस तरह वो मर जाएगा नहीं, मगर तुम्हें भागने का मौका मिल जाएगा। तुम बहुत मासूम हो माही। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाए। और उसका सांस उखड़ रहा था, हाथ पैर काम करना छोड़ रहे थे और उसे याद था, मगर वो उस पर अमल करने से कासिर थी। उसे वो सारी बातें याद थी। आरिफ ने उसे ज़मीन पर गिराया और वो रो रही थी। वो बेबसी से खुद को आज़ाद करवा रही थी। तुम्हारा शौहर नामर्द है या फिर तुम्हें औलाद नहीं देना चाहता। इस तरह अगर वो तुम्हें मुकम्मल चाहिए तो यकीनन तुम माँ बन जाओगी। वो उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए बोला था, बहुत नर्म मुलायम, बहुत नाजुक, बहुत मोहब्बत से बरतता है तुम्हें। तुम जैसे खुली कली भी कच्ची कली की तरह होती हो। वो उसके ट्राउजर्स के इलास्टिक पर हाथ डालते बोल रहा था और उसे पकड़ चुका था। तभी हिम्मत करते उसने वही टांग मार दी जहाँ तबरेज़ हमदानी ने सिखाया था। तड़प कर पीछे हुआ था। हराम हराम, गाली साली गाली। वो अपनी टांगों के दरमियान हाथ से दबाते उसके पीछे लपका था, मगर वो भाग रही थी। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता वो बाग से गुजरते तबरेज़ हमदानी के कदमों में जाकर ढेर हो चुकी थी। तबरेज़ हमदानी उसे देखकर एकदम से गुस्से से पागल हो चुका था और उसकी हालत देखकर तबरेज़ हमदानी का दिल उछल कर हलक में आया था। आरिफ और फ़ौरन उसे अपने पोर्च की तरफ दरवाजे से घर से निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि तबरेज़ कुछ भी जाने। वो बेहोश हो चुकी थी। तबरेज़ हमदानी ने चिल्लाकर सबको बुलाया, या खुदा, ये बंदी क्यों है? इसे क्या हुआ? इन्हें लाओ जल्दी से और गाड़ी निकाले कोई जल्दी से। वो उसके मुंह को और झुकाकर सीपी एसी ऑन कर दिया था और फिर आमना भागकर इनहेलर लेकर आई थी। शांजे और शाजमा तो ऐसी थी जैसे उसका लहू निचड़ गया हो और उसके बाजू को खोलते हुए तेज़ी से अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर्स की टीम उसे तसल्ली देते हुए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर आया। मेरी वाइफ शी इज़ ऑल राइट है, मगर हैरत की बात यह नहीं है कि उसे दमे का अटैक हुआ है। हैरत इस बात पे हो रही है कि उसके जिस्म पर ज़बरदस्ती और खराशों के निशान हैं। उन्हें हरासा किया गया है। तबरेज़ हमदानी के वजूद में जैसे कील ठोंकने लगे थे, मगर बाकी सब भी शाक थे। तुम्हें कहाँ मिली थी तबरेज़? उसकी माँ ने पलों से आंखों से साफ करते हुए पूछा था। मैं तो घर आया था, मुझे कमरे में नहीं मिली तो मैं सोचकर बाहर निकला कि नाराज़ होकर जहीं की चुप गई होगी। मुझे वो गैराज वाली साइड से भागती हुई आई और बेहोश होगी। तुमने वहाँ किसी और को देखकर? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। मगर कौन हो सकता है? घर में ऐसा कौन घुस सकता है जो माहीन के साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा ऐसा कोई कर सकता है। वो रोती भी जा रही थी और तुम्हें माहीन को होश आया तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। उन्हें देखती हुई डर गई थी। पाओ बेटा। तबरेज़ हमदानी की तरफ इशारा किया करती हुई बोली थी,
रेज प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, सब लोग गंदे हैं, मुझे गंदा कर देंगे। और वो बाकायदा कांप रही थी, कुछ नहीं होगा मेरी जान, ये पुलिस अंकल हैं और ये जिसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की थी ना, उसे जेल में डालेंगे और खूब पिटाई करेंगे। वो नरमी से उसे समझाते हुए कह रहा था। महीन सिर्फ उसी के पास जा रही थी, वो उसी की बात सुन रही थी और उसने अपना बयान भी तबरेज़ के सीने पर में मुँह छुपाते कांपते दिया था। आरिफ लाला ने कहा, जो मैं नूर के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ करूँगा तो बेबी मेरे अंदर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि वो गेम हाथ बांध कर मैं मुंह बांध कर खेलते हैं। उन्होंने मेरे हाथ और मुंह बांध दिया और मेरा सांस बंद हो रहा था, मगर उन्होंने वो सब करने की कोशिश की जो रेज़ मेरे साथ करते हैं, मगर रेज़ ने कहा था मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती, मुझे गुनाह होगा और ये बैड टच होगा, उससे मैं गंदी बच्ची बन जाऊंगी। और मुझे आरिफ लाला ने बहुत डर लग रहा था और मुझे आरिफ लाला से बहुत डर लग रहा था। उसने हरफ बहरफ बयान दिया था और मुझे आरिफ लाला से बहुत डर लग रहा था। उसने हरफ बहरफ बयान दिया था। मिस्टर हमदानी, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत बड़े ड्रामा से गुजर रही हैं। ये आपकी समझदारी थी कि आपके सिखाए सेल्फ डिफेंस की वजह से वो महफूज रहीं, वरना जितनी वो मासूम हैं उनकी मासूमियत का कोई फ़ायदा उठा सकता है। हम ये बयान कोर्ट में फ़ाइल करते हैं और आरिफ हमदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालते हैं। आप फिक्र मत कीजिएगा, वह शख्स जहाँ भी छुपा हुआ हो हम उसे निकालेंगे। उन्होंने तसल्ली दी और अफसरान बाहर निकल के खुद में वो पीछे वजूद सर को चूमते तबरेज़ हमदानी ने आंखें बंद की और जिसमें से तशक्कुर के कुछ अल्फाज आंसू निकले थे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वो कमीना इंसान इसी सलूक के लायक था। तुम फिक्र मत करो, उसे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ उसकी माँ उसे लाई थी। उसने जबड़े पीछे और फिर जबड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ तूफान का पेश हैमा बनकर निकली थी। पुलिस आरिफ हमदानी की तलाश कर रही थी और पुलिस के अलावा तबरेज़ हमदानी ने सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किए थे। कितने ही दिन हो गए थे तबरेज़ किसी काम से कमरे से निकलता तो वो चीखने लगती। हाशिर और गालिबी से भी डर जाती थी। हाशिर और गालिबी नम आंखों से समेत बाहर निकल जाते थे। शाज़मा और शांजिम की आंखों से अलग से नमी रहती थी और आमना ही थी जो सबकी हिम्मत बनाती रहती थी, मगर उस वक़्त घर के किसी भी मर्द को अपने करीब नहीं आने देती थी। तबरेज़ हमदानी के अलावा उसे इस तरह देखना बहुत मुश्किल था। वो इन्वेस्टिगेटर फ़ोन का सुनते बाहर निकला था और जब उसने शांजे को हाशिर पर चिल्लाते सुना। क्या मांग रही थी? बच्चा हर औरत का हक होता है, फिर उस हर पाबंदी क्यों थी? वो नहीं संभाल सकती थी तो इस घर में उसकी बहन मौजूद थी। क्यों तबरेज़ लाला? उसने उसे हक वो नहीं दिया था। अगर वो उसे मना ना करते तो वो इस हाल में ना होती। शौहर का काम होता है कि अपनी बीवी को समझाना। अगर वो माहिन की मासूमियत से वाकिफ़ थे तो क्यों उसे टालते रहे? वो उसकी नाराज़गी और ज़िद से भी वाकिफ़ थे और ये भी जानते थे कि माहिन को नहीं पता कि किसके सामने क्या बात करनी है। मेरी बहन लोगों की बेटियों की तरह चलाक और तराज नहीं, वो बिल्कुल भी दुनियादारी के दाव पेच नहीं जानती। मम्मी मुझे इसे बेटी कहती हैं और माएँ तो बेटियों के लिए बच्चे खुद संभाल लेती हैं, मगर उन्होंने सास बनकर सोचा। सबको अपनी फ़िक्र थी। मेरी बहन की ख्वाहिश किसी के लिए मानी नहीं रखती थी। आज उसकी यह हालत इसीलिए है कि आप लोग हर उसकी ख्वाहिश को बच्ची समझकर जो टालते रहे। वो मज़ीद नहीं सुन सका और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ वो शाज़मा के सामने हाथ छोटे छोटे नवाले बनाकर खिला रही थी। भला कोई सास इस तरह किसी बहू को नवाले खिला सकती है? उसने शाज़ी की बातों को सोचा। वो उसकी तरफ देखने लगा जिसके चेहरे पर गहले हरके थे और रंगत जर्द हो रही थी। वो अभी तक इस ड्रामा से नहीं निकली थी और अभी तक सबसे डरी हुई थी। मुश्किल वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। तबरेज़ के लिए घर रहकर आरिफ को तलाशना मुश्किल हो रहा था। वो चाहता था कि माहिन जल्दी से संभल जाए और वो आरिफ हमदानी को उसके अंजाम तक पहुंचा दे। तबरेज़ घर वालों को मेहनत का नतीजा था। वो बेहतरी की तरफ जाने लगी थी और उसके चेहरे पर शाही शदाबी लौटने लगी थी, मगर वो हाशिर और गालिब से झिझकते ज़रा और दूर रहती थी और उसे देखती बहाना बनाकर अबू चकर हो जाती थी। इस चीज़ ने हाशिर और गालिब को अजियत में मुब्तला किया था। तबरेज़ को आरिफ का पता चल चुका था और उसने उसे कैद में रखा था। पिछले 4 दिन से वो भूखा प्यासा इस तहखाने में बंद तड़प रहा था और भूख प्यास गर्मी की शिद्दत से निढाल होकर चिल्लाने लगता था। उसकी आंखों और बाजू पैरों को कुर्सी से बांधा गया था और उसकी कमर उस वक़्त अकड़कर तख्ता हो चुकी थी। वो तड़पता, कभी चीखता और कभी खामोशी से बेहोश हो जाता। वो पानी की चंद बूंदों के लिए तड़प रहा था। चची जान इस ववेला कर गई थी और वो हाशिर और गालिब को बच्चों के साथ खेल रही थी। जब वो नंधाते अंदर दाखिल हुआ था। मेरा बेटा
पता है कमबख्त बदचलन अपने से 15 बरस बड़े लड़के को फंसा लिया और मेरी बेटी का हक था। इसे घर की लड़की नज़र ही क्या आई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तेरी शादी पर सब्र का घोंट इसीलिए भरा था कि चलो बेटी का घर नहीं बसा मगर बेटे का घर टूटने से बच जाएगा। जिस तरह तू दाएं अदाएं बिखेरती है ना, तो नूर मुझे पहले ही कहती थी कि आरिफ को तो फंसा रही है। अरे खा गई डायन, मेरे बेटे को घर खा गई। वो ऐसे चीख रही थी तुम्हें कि माहीन के हाथ से सारे खिलौने सब चीज़ों को गिरने के बाद हशर हो चुका था। वो पत्थर की जर्द बुत बनने खड़ी थी। शान से अपनी बेटी को बुलाने पर बाहर आई तो चची जान को तमाशा करते देखकर आपे से बाहर हो गई थी। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि हमने अभी तक आपके घर की तलाशी नहीं करवाई, वरना आरिफ जो कहीं नहीं मिल रहा वो उस दिन में वहीं से मिलता। अरे गैरत वाला बेटा था आपका, तो मर्द बनकर किसी औरत को उसे घर तक पहुंचा कर ना आता, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता। वो मर्द नहीं जानवर है, जानवर है। और आप कैसी माँ हो, बेटे की हर तरह दरिंदे बन जाते हैं। वो दोनों ज़ोर शोर से लड़ने में मसरूफ़ थी। वो कमरे में जाकर बिस्तर में गिर कर रोने लगी थी। तबरेज़ जब तक आया सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो आदतन सीधा कमरे में गया और मगर उसकी बिगड़ी हालत देखकर चकरा गया था। माही मेरी जान क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें रुलाया? क्यों रो रही हो? मुझे कुछ चाहिए? तुमने मुझे कॉल की होती। वो उसे सीधा करते हुए बोला और बुरी तरह रोती उसके शहने से लागी थी। मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। चची जान मुझे बुरा कहा, गंदी बातें की। और फिर कौन आया था घर में? चची जान सिर्फ उसने सर हिलाते हुए हरफ हरफ उस तक पहुँचाई थी। बोला पीस था, सुनता रहा और जब उसे चुप करवाता रहा। मेरी माहीन बिल्कुल परी नहीं, बुरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसके कहने पर कोई बुरा नहीं हो जाता। माहीन तुम मेरी हो और मेरे दिल से पूछो मुझे तुम कितनी अजीज़ हो। मैं तो तुम्हें पाकर वो दुनिया का सबसे खुशनसीब तरीन शख्स समझ रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो मेरे साथ। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा। रेज़ नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत चाहते हैं, अच्छे मुझे बहुत चाहते हैं। आई रियली लव यू। मैं आपसे कोई ज़िद नहीं करूँगी, कभी बेबी नहीं मांगूंगी, मुझे बस आपके साथ रहना है। वो आंखें आस्तीन से रगड़ते हुए बोली थी। 1 महीना हो गया था आने वाले हादसे को और उस 1 महीने में तबरेज़ हमदानी ने उस पर कोई हक नहीं जताया था, ना ही उसे करीब करने की तंग करने की कोशिश की थी। और वो यही चाहता था कि सही मेंटली तौर पर संभल जाए, मगर अब उसकी कमर से लाते हुए उसके कान के करीब झुका। मगर मुझे तो बेबी चाहिए और बिल्कुल तुम्हारे जैसी मासूम और खूबसूरत डॉल चाहिए। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? उसने कहा तो उसने बिखरे काजल वाली आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा था। सच में रेज़, आप मुझे बेबी ला देंगे? सच में? मगर बेबी तो तुम ही लाओगी। वो आंखें दबाकर बोलते हुए उसे करीब कर लिया। खोलो, मुझे छोड़ो, मुझे कौन हो तुम और तुम लोग क्या चाहते हो? वो आंखें खोलते हुए चिल्लाता हुआ बोला था, या तो मुझे छोड़ दो या मुझे मार दो, मुझे इतनी अजियतनाक खामोशी की सज़ा मत दो। आरिफ ने तड़प तड़प कर कहा था और आज उसे आरिफ का हशर देखा तो दिखाने लाया था जो पिछले 15 दिनों से यूं ही कहता। तबरेज़ हमदानी ने पिस्टल लोड की थी और मगर माहीन ने उसे चलाने से रोक दिया था। उसे पुलिस अंकल के हवाले कर दें। रेज़ प्लीज़ आप बुरे मत बने। आमना आप भी मुझे बहुत रोती हैं और उनके बहुत छोटे बेबीज़ हैं और उनके लिए आरिफ लाला को छोड़ें। और इसका किस्सा इसका जुर्म मुजरिम है और फिर उसने इसे रिलाई दिलाई थी। आरिफ हमदानी किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहा था। तबरेज़ उसके के मुताबिक उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, मगर फिर केस चलता रहा था और फिर आरिफ हमदानी छूट गया था और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर किसी और जगह शिफ्ट हो चुका था। उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था और जो देखने में भी बहुत सेहतमंद हो गया था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। तबरेज़ हमदानी की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। आमना, हाशिर, गालिब, शाज़मा और हमदानी साहब के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे और शाज़े थे। उसे तो जैसे हफ्ते अकल की दौलत मिल गई थी और वो तो उस खूबसूरत गुड्डे को जल्दी से किसी को देती ही नहीं थी। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए फीडर पकड़ कमरे में दाखिल हुई थी। अभी चंद दिन पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था और वो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगी थी। भरी भरी जिसामत के साथ तबरेज़ हमदानी के दिल को तार छेड़ जाती थी। आपका बेटा मेरी बहुत परेड करवाता है, हर घंटे के बाद दूध मांगता है। और वो हांसी हो गई थी और अपने बेटे को गोद में लिए किसी फाइल पर झुका था और अपनी बात पर मुंह दबाते हुए फीडर पकड़कर बच्चे के मुंह को लगाया था। तुम्हें ही शौक था बेबी का? कहा था ना बहुत तंग करते हैं बच्चे। उसने छेड़ा तो वो मुंह बसोड़ कर लेट गई थी। मेरी तौबा, मैं दोबारा फरमाइश करूं, एक तो इतना दर्द लेकर इन नमूनों को पैदा करो और ऊपर से इनके नखरे भी ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। हर वक्त नाराज़ रहते हैं, होता रहता है। वो हंस रहा था और उसकी हंसी मजाक में फिर वो रूठ जाती थी। और हाँ,
तबरेज़ हमदानी और करो छोटी बच्ची से शादी, अब उसे या पालो या और बच्चों को। उसने मसनूई आह भरी और अपने बेटे का हतमशुद फीडर साइड पर रखा तो माहीन खूबसूरत हंसी कमरे में गूंज उठी थी। लिसेस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का नावल पसंद आएगा। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।